ओके, अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो कंपोजिशन ऑफ कंकरेंट फोर्सेस है वो क्या होती है। अब इसमें दो चीज़ें हमारे पास, कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस क्या होती है और कंकरेंट फोर्सेस क्या होती है। कंकरेंट फोर्सेस हमने पहले जैसे देखा कि जिनका जो पॉइंट ऑफ एक्शन है वो क्या हो, सेम हो। जैसे ये सारी की सारी फोर्सेस या तो एक ही पॉइंट से निकल रही हो या तो एक ही पॉइंट में क्या हो रही हो, ये एक्ट एक ही पॉइंट पे कर रही हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंकरेंट बोलते हैं। जिस तरह हमने वो एक ट्राइंगल के केस में ट्राइंगल बना के देखा था, तो उसके जो हमने देखा था कि एंगल बाइसेक्टर होते हैं ना, वो क्या होते हैं, हमारे पास कंकरेंट होते हैं। जिस तरह मैं ये एक चीज़ बनाता हूँ ना कि ये मेरे पास एक ट्राइंगल है और ये इसका ये एक एंगल, दूसरा एंगल, ये हमारे पास तीसरा एंगल हो गया। ये एक एंगल बाइसेक्टर, ये हमारे पास दूसरा एंगल बाइसेक्टर, ये तीसरा एंगल बाइसेक्टर, तो ये एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये एंगल बाइसेक्टर जो ट्राइंगल के हैं वो कंकरेंट होते हैं। ये हमने थ्योरम पढ़ा था। अब ये मैं क्या लिख देता हूँ, एंगल बाइसेक्टर ऑफ आर ट्राइंगल आर कंकरेंट, कि वो क्या होते हैं, हमारे पास कंकरेंट होते हैं। और इससे पहले जो हमने एक पढ़ा था कि हमारे पास सिंपली जो और वो कंकरेंट होते हैं। एंड हम क्या लिख सकते हैं कि जो उनका पॉइंट होता है ना, एंड देयर मीटिंग पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। उसके मीटिंग पॉइंट को पॉइंट ऑफ कंकरेंसी बोलते हैं। अच्छा, सिंपली हम आते हैं अपनी जो थ्योरम है उस पर। तो देखिए हमारे पास उसके बाद कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस क्या होती है। तो कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस की अगर मैं डेफिनेशन लिखूं तो क्या होगी, द फाइंडिंग ऑफ अ सिंगल फोर्स, द फाइंडिंग ऑफ सिंगल फोर्स इफ such exist that shall be equal to in effect of two or more forces। अब ये हमारे पास क्या है कि ये देखें, जिस तरह सबसे ज़्यादा फोर्सेस दी हुई है ना, तो इनका एक रिजल्टेंट या एक सिंगल फोर्स फाइंड करने के अमल को कंपोजिशन ऑफ हम क्या बोलते हैं, फोर्सेस बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम इस थ्योरम की स्टेटमेंट पे आते हैं। हमारे पास के क्या होगा, इसकी स्टेटमेंट होगी इफ आर इज अ रिजल्टेंट ऑफ एन। एन हमारे पास अब एक ले सकते हैं, दो ले सकते हैं, तीन। अब हम इधर क्या ले रहे हैं, एन कंकरेंट फोर्सेस। कंकरेंट का मतलब एक ही पॉइंट पे वो एक्ट कर रही हैं, उनको नाम क्या दे दिया उसने, P1 P2 P3 अप टू सोन Pn है। द कंपोजिशन आर इन एनी डायरेक्शन इज इक्वल टू, अब हम आर किसी भी डायरेक्शन में ड्रा करें ना, इधर ड्रा करें, इधर इधर इधर, जहां भी ड्रा करें वो किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू अलजेब्राइक सम ऑफ कंपोजिशन ऑफ P1 P2 P3 अप टू सोन Pn इन दैट डायरेक्शन, उस डायरेक्शन में, मतलब मैं एक्स डायरेक्शन में ले रहा हूँ तो उन सब के सम के इक्वल हो जाएगा आर। अगर मैं वाई डायरेक्शन में ले रहा हूँ तो वाई डायरेक्शन में जितने भी कंपोनेंट आ रहे हैं उनका हमारे पास क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ अगर हम देखें कि हमारे पास ये एक फोर्स अमल कर रही है ना, इसको मैं एफ का नाम देता हूँ। तो अब इसके दो कंपोनेंट हमारे पास होते हैं, एक एक्स के अलोंग होता है कंपोनेंट और दूसरा हमारे पास किसके अलोंग होता है, वाई जो डायरेक्शन होती है ना उसके अलोंग कंपोनेंट होता है। तो इसी चीज़ को हम इधर भी देखेंगे। इसको हम जिस तरह एक्स इज इक्वल टू आर कोस थीटा लिखते थे, और हमारे पास इसी तरह जो वाई है वो क्या लिखते थे हम, वाई इज इक्वल टू आर साइन ऑफ, हमारे पास क्या होता था, थीटा। अगर एंगल हमारे पास इधर क्या हो रहा हो, थीटा हो रहा हो तो। अच्छा, अब इसी चीज़ को हम देखते हैं कि कंसीडर फोर्सेस P1 P2 Pn। अब हमने ये फोर्सेस ले ली, ये P1 फोर्स है, P2 P3 ये एक्स एक्सिस के अलोंग सारी सारी क्या बना रही हैं, एंगल बना रही हैं। P3 P4 5 और इसी तरह मेरे पास 6 7 8 अप टू सोन Pn फोर्सेस आ जाएंगी।
अब P1 का एंगल अल्फा 1, P2 का अल्फा 2, P3 का अल्फा 3, इसी तरह Pn का अल्फा n अप टू सो एंगल भी आ गए। किसके साथ बना रही है? एक्स एक्सिस के साथ, जिस तरह डायग्राम में ये हम देख सकते हैं। ठीक है, अब हमें पता है कि रिजल्टेंट आर जो होता है ना, वो हमारे पास उसका एंगल ये देखें, अगर थीटा है, अब इस केस में अल्फा बना रही है ना, तो हमारे पास एक सिंपली क्या हो जाएगा, अगर अब देखें ये फोर्सेस अल्फा एंगल बना रही है, अगर मैं कोई भी इधर ड्रा करता हूँ ना, ये आर है, तो वो एंगल क्या बनाएगा एक्स के साथ, उसका एंगल क्या होगा, थीटा होगा, ये याद रखना है। तो सिंपली मेरे पास जो आर है वो मैं क्या ले रहा हूँ, अब एक्स डायरेक्शन में पहले मैं आर की कंपोनेंट फाइंड करना चाह रहा हूँ, तो आर सिंपली मेरे पास इन सब फोर्सेस का सम आ जाएगा। समीशन इस फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं कि हमारे पास ये इस फॉर्म में, मतलब सबको ऐड कर रहे हैं ना, तो ऐड के लिए हम इसको समीशन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब इसमें ये समीशन जो है ना, इसको याद रखना, हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये हमारे पास जो आई है वो किस से शुरू हो रहा होगा, 1 से, और एंड किस पे हो रहा होगा, n पे। तो जहाँ जहाँ भी हमारे पास इस तरह समीशन आ रहा है ना, उसकी जगह पे हम लोगों ने क्या लिखना है, ये वाली नोटेशन लिखेंगे। जिधर जिधर भी ये हमारे पास इतना हिस्सा आएगा ना, उतने हिस्से की जगह पे ये नोटेशन लिखेंगे, मतलब इधर i = 1 से n लिखेंगे। ये इस तरह भी लिख लें तो ठीक है, क्योंकि हमने ऊपर n उसको बता दिया। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो r है ना, P1 P2 Pn के इक्वल है, इसका डॉट प्रोडक्ट मैं लेता हूँ किसके साथ, यूनिट वेक्टर के साथ, ये सब के साथ इसका जो डॉट प्रोडक्ट है वो इस तरह आ जाएगा। अब डॉट प्रोडक्ट को खोलते हैं तो हमारे पास क्या होता है, अगर मैं डॉट प्रोडक्ट में लिखूं तो हमारे पास क्या होता है, अगर a डॉट b है ना, तो वो हमारे पास जो है किसके इक्वल आ जाता है, ए बी कोस ऑफ, हमारे पास क्या होता है, एंगल जो है वो हमारे पास थीटा होता है। तो इस तरह हमारे पास ये, मैं इसको 0 लिख देता हूँ, चलो थीटा की जगह पे, या इसको मैं इस तरह थीटा बना देता हूँ ये। अब इसी तरह ये वो हमने डॉट प्रोडक्ट ओपन किया, इसी तरह सब में इसको डॉट प्रोडक्ट को ओपन किया। अब हमें पता है जो यूनिट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1, क्योंकि उसकी डेफिनेशन यही है कि वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या हो, 1 हो। तो उसका 1 मैग्नीट्यूड लेके हमारे पास सिंपली ये चीज़ें आ गई। अब हमने ये चीज़ देखा हुआ है कि अगर हमारे पास ये कोई फोर्स है ना, तो ये उसका एक्स कंपोनेंट होगा, इसको हम आर कोस थीटा लिखते हैं ना, अगर ये एंगल थीटा है हमारे पास। अब इस केस में ये आर है हमारे पास, और ये उसका एक्स कंपोनेंट, ये इसी तरह क्या हो गया, वाई कंपोनेंट। तो एक्स को हम क्या लिखते हैं, एक्स को आर कोस थीटा। तो ये हमारे पास एक्स की जगह पे हमने इस आर कोस थीटा की जगह पे एक्स लिख दिया। अब इन सब फोर्सेस को हमने इस फॉर्म में लिख लें, या चाहे तो ये समीशन की फॉर्म में, मतलब इसको लिख लें। समीशन का मतलब क्या होता है, इन सब के जो सम है उसको उसने लिख लिया। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, समीशन आई = 1 से ये हमारे पास n होगा, और हमारे पास जो एंगल है ये सिंपली इस तरह आ जाएगा पी आई, और क्या आ जाएगा, कॉज ऑफ, हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा आई के इक्वल आ जाएगा। इतना हमें चल गया पता। अच्छा, ये x आ गया। इसी तरह ये मैंने r का i के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया था। अब मैं क्या करूँगा, जो ये हमारे पास सिंपली वही चीज़ हमने लिखी, फिर r cos थीटा इज कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ r अलोंग x एक्सिस। ये हमें पहले पता है कि x के अलोंग जो कंपोनेंट होता है वो r cos थीटा होता है। और जो हमारे पास P1 cos अल्फा 1, P2 cos अल्फा 2 है ना, ये सारे के सारे क्या हैं, उसके कंपोनेंट के सम है। जिस तरह हमने ये इस तरह देखा था ना कि ये R है। अब R तो हमारे पास ज़्यादा फोर्सेस लग रही थी ना, P1 P2, तो उन सब का R के लिए हमारे पास सबके कंपोनेंट भी तो होंगे। P1 फोर्स है तो उसका X कंपोनेंट भी होगा, Y कंपोनेंट भी होगा। इसको मैं अगर इस तरह बनाऊँ ना, ये देखिए हमारे पास इसी तरह अगर इस पे नीचे आ जाए, ये देखें एक फोर्स है ना, ये P1 होगी, ये P2 हो गई। इन सब के जो सम कंपोनेंट का हमने सम करना, x का x कंपोनेंट होगा, इसका x कंपोनेंट होगा, फिर अप टू सो ऑन जो हमारे पास फोर्सेस आ रही है ना, ये फर्ज करें Pn फोर्स है ना, तो उसका भी कंपोनेंट होगा। तो इन सब कंपोनेंट का सम जो है ना, वो हमारे पास करके ये चीज़ हमारे पास ये कंपोनेंट बनते हैं। अच्छा, इसी तरह R जो हमारे पास था ना, उसी का हमने इक्वेशन 1 से देख सकते हैं R हमारे पास क्या था। उसका पहले डॉट प्रोडक्ट लिया था, अब क्रॉस प्रोडक्ट में हमारे पास एंगल कितना आता है,
साइन आता है। अब ये इसमें ना आगे n यूनिट वेक्टर भी आता है, एक n यूनिट वेक्टर इधर आएगा और एक n यूनिट वेक्टर इस तरफ आएगा। अब ये वाला जो n यूनिट वेक्टर वो कैंसिल हो जाएगा इससे। अच्छा, अब ये i का मैग्नीट्यूड 1 होता है, हमें पता है सिंपली, ये भी i जिधर जिधर i आ रहा है उसका जवाब 1 होता जाएगा, तो सिंपली हमारे पास ये बच गया। अभी r साइन थीटा, ये इस तरह हमने देखा था ना कि अगर ये r है तो ये इसका x कंपोनेंट होता है, इसको r कोस थीटा बोलते हैं, ये y कंपोनेंट होता है, इसको हम r साइन थीटा बोलते हैं। तो ये r साइन थीटा की जगह पे हम y लिख देंगे और इसी तरह हमारे पास ये जो है किसके इक्वल आ जाएगा, पी आई साइन ऑफ अल्फा आई, मतलब इसका मतलब क्या है, P1 साइन अल्फा 1 प्लस P2 साइन अल्फा 2, ऊपर वाले सब को हमने इस फॉर्म में लिख दिया। अब हम समीशन को, हमने पीछे क्या देखा था कि इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि समीशन मेरे पास i इज इक्वल टू 1 से क्या आएगा, n आएगा, बाकी इसी तरह आ जाएगा, पी आई आ जाएगा और साइन ऑफ हमारे पास जो एंगल है अल्फा आई के इक्वल आ जाएगा। अच्छा, ये एक्स और वाई कंपोनेंट हो गए। अब हमने देखना रिजल्टेंट हमारे पास क्या होता है, तो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है हमारे पास वो किसके इक्वल होगा, एक्स स्क्वायर होता है कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू लिख दी हमने और इसी तरह ये वाई वाली जो वैल्यू है वो उसने लिख दी, उसके ऊपर स्क्वायर आ रहा है तो इधर भी क्या आ गया, उसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब डायरेक्शन हमने फाइंड करनी है, तो हमारे पास जो थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, या चलो इसी तरह लिख लेते हैं, थीटा होता है tan का इनवर्स होता है हमारे पास और इज इक्वल क्या होता है ओवर y ओवर क्या होता है हमारे पास x होता है। अब उसने क्या किया, हमारे पास जो tan थीटा है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, किस तरह फाइंड करेंगे, r साइन थीटा ओवर क्या हो जाएगा r कोस थीटा। अब r से हमारे पास r कैंसिल हो गया, साइन थीटा और कोस थीटा हो गया। अब r साइन थीटा की जो वैल्यू थी ना हमारे पास, मतलब ये थी ना, इस तरह इसको मैं लिखूं अगर इज इक्वल टू y ओवर x, y की वैल्यू उसने पुट की तो ये आई उसके पास और x की वैल्यू पुट की तो वो उसके पास ये आ गई। अब इन जो ये साइन और कोस है इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan, साइन और कोस tan के इक्वल होता है, तो tan थीटा हमारे पास इसके इक्वल आ गया। अब थीटा सिंपली फाइंड करना है तो ये tan का प्लस पावर है ना, इधर आके क्या हो जाएगा, उसका इन्वर्स हो जाएगा। तो ये हमारे पास था कंपोजिशन ऑफ कंकरेंट फोर्सेस के, हमारे पास ये किसके इक्वल होगा और हम इसको किस तरह फाइंड करेंगे। तो एंड पे आप इसको क्या करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जो सारे लेक्चर्स हैं या वीडियोस हैं वो क्या हों, आपको मिल सकें।